O85 हिंदी अध्याय 421 प्रथम परीक्षण। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैंने पहले कभी इस तरह की अनुभूति महसूस नहीं की थी। अब मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मेरे ऊपर एक बहुत ही छोटा सा भयानक दमन है, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है, इतना कि मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस प्राणी की तुलना में चींटी भी नहीं हूं जिससे ये दमन आ रहा है। ये दमन उच्च स्तर का पावरहाउस है जो निम्न स्तर पर है, लेकिन जीवन क्रम का दमन है। जिस प्राणी से ये दमन उत्पन्न हुआ है वह जीवन के उच्च स्तर पर है। यदि वह मनुष्य होती तो अब वह मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य से ऊपर उठ चुकी है, अब वह उच्च स्तर पर है। उस प्राणी का स्तर इतना ऊंचा है कि यदि उससे थोड़ा भी दमन होता तो मेरी यह हालत हो जाती। यदि वह मेरे सामने होती तो मैं न केवल गतिहीन हो जाता, बल्कि सबसे अच्छे से तो मैं सीधे बेहोश हो जाता और सबसे बुरे से तो मर जाता। मैं जो दमन महसूस कर रहा हूं वह बहुत छोटा सा है, लेकिन ये दमन समय के साथ बढ़ रहा है। हालांकि वृद्धि की गति बमुश्किल ध्यान देने योग्य है, फिर भी यह बढ़ रहा है। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ हूं। मुझे आश्चर्य है कि यदि ये दमन बढ़ता रहा तो क्या होगा। दमन को बढ़ता देख मैंने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की। थोड़ा सा भी हिलाना ठीक है, मुझे जल्दी से इस दमन की आदत डालनी होगी। आदत पड़ने पर ही मैं लंबे समय तक इसका विरोध कर पाऊंगी। इस विचार के साथ मैंने सक्रिय रूप से दमन पर ध्यान केंद्रित किया। सामान्य समय में यह आत्मघाती होगा, जैसे आग में कूदना, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। इस दमन का सीधे सामना करने के बाद ही मैं इसकी आदत डाल पाऊंगा और इसे लंबे समय तक सहन कर पाऊंगा, अन्यथा अधिक समय नहीं लगेगा जब मैं इतना दबा हुआ हो जाऊंगा कि उसी समय बेहोश हो जाऊंगा। जिंग। जैसे ही मेरी इच्छाशक्ति उस स्रोत को छूती है जहां से दमन निकल रहा है, मैं वहीं जम जाता हूं। न सिर्फ मेरा शरीर जम गया था बल्कि मेरे विचार भी। मेरे विचार जो तीर की तरह तेज थे अब घोंघे की तरह धीमे हो गए हैं। मैं एक साधारण विचार को बनाने में सामान्य से 10 गुना अधिक समय ले रहा हूं और यह भावना इतनी यातनापूर्ण है कि मैं अपनी एकाग्रता को छोड़ देना चाहता हूं और सक्रिय रूप से इसकी खोज किए बिना ही इसे सहन करना चाहता हूं। freewebnovel.com। मैंने पहले कभी इस तरह की भावना महसूस नहीं की थी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से बांध दिया हो और इतना ढीला छोड़ दिया हो कि मैं उस समय केवल एक छोटा सा कदम ही उठा पाऊं, और वह कदम उठाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ता है। और यह भावना शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है और इससे यह और भी दर्दनाक हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पहले कभी इस तरह की भावना का अनुभव नहीं किया हो, यह बहुत यातनापूर्ण है। ये ठीक होता यदि यह संवेदना मुझे केवल शारीरिक रूप से दबाती, जिसे मैं आसानी से सहन कर लेता जैसा कि मैंने पहले किया था। लेकिन जब ये दमन मुझे इस हद तक दबा देता है कि मेरे विचार धीमे हो जाते हैं, तो यह यातना जैसा लगता है। और यह यातनापूर्ण एहसास जो मुझे हो रहा है वो उस दमन के कारण नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यद्यपि दमन मेरे विचारों को स्थिर करने का कारण है, मुख्य कारण जो मुझे यातनापूर्ण महसूस हो रहा है वह यह है कि मानसिक बंधन की यह भावना मेरे लिए विदेशी है, जो मुझे असहज बना रही है। और यह असहजता जो मैंने पहले महसूस की है यातनापूर्ण है। मुझे जो असहजता महसूस हो रही थी उसे दबाने और दमनकारी अनुभूति पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में काफी समय लगा। जब मैं असहज भावना से निपटने में व्यस्त थी तब यह और भी मजबूत हो गई थी, और अब ये और भी मजबूत हो गई थी। मेरे विचार और भी धीमे हो गए थे और मेरा शरीर जो पहले से ही स्थिर था वह इस अवस्था में आ गया था कि छोटी सी भी हरकत नहीं कर सकता था। ये देखते हुए कि मेरे विचार पूरी तरह से जम जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा, मैंने पुनः अपना ध्यान उस दमनकारी भावना पर केंद्रित किया और स्मृतियों को कल्पना में देखना शुरू कर दिया। सामान्यतः स्मृति को मन में याद रखने के लिए केवल थोड़ी सी ही आवश्यकता होती है, लेकिन अब मुझे याद रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और ऐसा करने में काफी प्रयास करना पड़ रहा है। मेरा मुख्य उद्देश्य अपने दिमाग को चालू रखना है और सबसे अच्छा तरीका पुरानी यादों को याद करना है। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी हैं जो मैं कर सकता हूं, जैसे गणित करना या कठिन समस्याओं के बारे में सोचना। इससे मेरे दिमाग को यादों को याद रखने की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती, लेकिन मुझे लगता है कि यादें सबसे अच्छा विकल्प हैं और यही कारण है कि मैं उन्हें याद रखता रहा। समय बीतता गया और मेरे लिए अपने मन में यादों को समेटना कठिन होता गया, लेकिन मैं अभी भी अपने मन में यादों को समेटे रहता हूँ। पहले जो यादें मेरे मन में घूम रही थीं वे सुखद थीं, जैसे परिवार और दोस्तों के साथ बिताए शांतिपूर्ण क्षण। लेकिन जैसे जैसे दमन बढ़ता गया मुझे महत्वपूर्ण यादें याद आने लगीं, जिनसे मेरे अंदर भावनाएं उभरने लगीं। जैसे कि वे यादें जो खुशी, दुख और अन्य भावनाएं देती हैं,
लेकिन जल्द ही ये यादें मेरे दिमाग को ठंडा होने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रहीं, इसलिए मुझे जीवन बदलने वाली यादें याद आने लगीं, ऐसी यादें जिनमें मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। जैसे राक्षसों की उस भीड़ ने मेरे शहर पर हमला किया था जब मैं 11 साल का था और मेरे दोस्त को मार डाला था, या जब 3 मोटे लोगों ने मुझे राक्षस खिला दिया था, या मेरी बहन का जन्म हुआ था। ये सभी यादें हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से मेरे जीवन की दिशा बदल दी और मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ। इन यादों के मेरे दिमाग में घूमने के साथ मैं बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि कुछ सेकंड पहले मैं मुश्किल से ही कुछ सोच पा रहा था। दमन का दबाव थोड़ा कम हुआ और मेरे विचारों ने अपनी पूर्व गति प्राप्त कर ली, लेकिन ये कुछ मिनटों तक ही चला। उसके बाद दमन पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर वापस आ गया। यहाँ तक कि यादों को याद करना भी एक बहुत ही कठिन काम बन गया था। मैं लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था और किसी भी क्षण टूट सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैं यादों को जवाब देना जारी रखता हूँ। मुझे जो याद आ रहा है वह मेरी बहन के जन्म की है। यह मेरे दिमाग में उसी दिन की तरह स्पष्ट है, क्योंकि यह कल ही हुआ था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने पहली बार अपनी बहन का चेहरा देखा था, तो मुझे लगा कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। जिस क्षण मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं उससे प्यार करने लगा और कसम खाई कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, और इसके लिए मुझे और मजबूत बनना होगा, इतना मजबूत कि मैं उसके रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे को नाकाम कर सकूं। इस विचार के साथ मैंने दमन को अपने ऊपर हावी होने दिया। इस शक्तिशाली दमन में मैंने सोचने की क्षमता खो दी और अब मैं विशुद्ध इच्छाशक्ति के माध्यम से इस विशाल दमन में एक विचार पर टिका हुआ हूँ। मेरे मन में केवल एक ही विचार है और वह है कि जितना संभव हो सके टिके रहना, क्योंकि केवल तभी मैं सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर सकूंगा। समय बीतता गया और मैं अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से दमन को सहन करता रहा, लेकिन अंततः वह क्षण आया जब मैं और अधिक नहीं रोक सका, क्योंकि दमन की प्रचंड हवा से मेरी इच्छाशक्ति की अंतिम चिंगारी भी बुझने लगी। अंतिम क्षण, मैंने सोचा कि जैसे ही मैंने इच्छाशक्ति की उस बुझती चिंगारी को थामे रखा, अचानक इच्छाशक्ति की चिंगारी जो लगभग बुझ चुकी थी, इतनी तेज से जलने लगी कि उसने मेरे अंदर के सारे दमन को दूर कर दिया और मेरे विचार इतने स्पष्ट हो गए कि मुझे लगा कि अगर मैं चाहूं तो अपने जीवन की हर एक याद को याद कर सकता हूं, या मेरे लिए उलझन भरी सबसे कठिन समस्या को हल कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कुछ कर पाता, मैं बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को उसी स्थान पर पाया जहां मैं पहले बैठा था, और मैंने देखा कि मेरे विचार पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो गए हैं, बल्कि बहुत अधिक स्पष्ट हो गए हैं। तो ये वास्तविक था। मैंने सोचा था कि मेरे दिमाग ने मुझे बेहोश करने से पहले मुझे भ्रम दिया था, लेकिन ये देखते हुए कि मेरे विचार कितने स्पष्ट हो गए हैं, मुझे पता है कि मैंने जो महसूस किया था कि मेरी इच्छाशक्ति विस्फोटित हो रही थी, वह भ्रम नहीं था। यद्यपि इसका प्रभाव उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है जितना मैंने पहले महसूस किया था, फिर भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा है और मैं महसूस कर सकता हूं कि उस भयानक दमन से बपतिस्मा लेने के बाद मेरी आत्मिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। पहली परीक्षा पास करने पर बधाई, क्या तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो? ईथरियल आवाज ने पूछा। हाँ, मैंने तुरंत कहा, क्योंकि मैं अभी अपनी आत्मा शक्ति में उन्नति के साथ बहुत उत्साहित हूं और मुझे लगता है कि मैं अभी कोई भी परीक्षा पास कर सकता हूं। जैसे ही मैंने कहा हाँ, मैंने खुद को बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर पाया। मेरे चारों ओर सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था और बर्फीली सफेदी के अलावा मुझे कोई अन्य रंग दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे सामने का दृश्य बर्फ जैसा सफेद था और यह अत्यंत सुंदर लग रहा था, और इसे देखते हुए मेरे दिल में अकेलेपन की भावना पैदा हुई। मुझमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है, सिवाय इसके कि मैंने बहुत मोटे सर्दियों के कपड़े पहन लिए हैं। उन्होंने मेरे शरीर के हर हिस्से को ढक लिया है, जिसमें मेरा चेहरा भी शामिल है जो सर्दियों के मास्क से ढका हुआ था, और मैंने अपने हाथ में 2 बर्फ के डंडे पकड़ रखे हैं। आपने इच्छाशक्ति की परीक्षा पास कर ली है और अब यह आपकी दृढ़ता की परीक्षा होगी। यदि आप शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास दुनिया को अपने कंधों पर उठाने की इच्छाशक्ति और समुद्र को पार करने की दृढ़ता होनी चाहिए, तभी आप दुनिया को कुचलने की ताकत हासिल कर पाएंगे। आवाज ने कहा। एक अलौकिक आवाज में ऐसे उत्साहवर्धक शब्द सुनकर मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका इतनी ऊर्जा से भर गई कि मैं दूसरे टेस्ट के शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरे टेस्ट में आपको तब तक चलना है जब तक आप और नहीं चल सकते। पिछली बार की तरह जितना अधिक आप चलेंगे उतना ही अधिक आपका पुरस्कार होगा, और याद रखें कि आप एक स्थान पर 5 मिनट से अधिक नहीं रुक सकते हैं। हंसी के संकेत के साथ अलौकिक आवाज ने कहा। जैसे ही वह अलौकिक आवाज गायब हुई, मुझे ठंडी हवा का झटका लगा। यदि मैंने यह मोटा सर्दियों का कोट नहीं पहना होता तो मैं निश्चित रूप से आइसक्रीम में बदल गया होता।
चट चट, भाड़ में जाओ। ठंड से मेरे दांत किटकिटाने लगे और मैंने सहज ही आग को बुलाया, लेकिन देखा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि यह एकमात्र बुरी खबर नहीं है, बल्कि बुरी खबर यह है कि मैंने वह सारी ताकत खो दी है जो मैंने संबंध बनाने के बाद से जमा की थी, और अब मैं एक सामान्य इंसान बन गया हूं। यदि मुझमें शारीरिक शक्ति होती तो मैं अपनी अग्नि शक्ति के बिना भी काफी देर तक टिक सकता था, लेकिन अब सामान्य मनुष्य की शक्ति के साथ मुझे नहीं पता कि मैं कितना टिक पाऊंगा। ऐसे ठंडे मौसम में 1 घंटा चलना भी एक चुनौती होगी। फिर भी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे अच्छा इनाम मिलना ही चाहिए। यह इतना अच्छा होना चाहिए कि इससे मेरी ताकत एक पायदान ऊपर उठ जाए। इनाम के विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत मोटी बर्फ पर कदम रखा। यह अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में बर्फ के डंडे थे, अन्यथा इतनी भारी बर्फ में चलना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं छोटी पहाड़ी से नीचे उतरते समय एक के बाद एक कदम उठाता रहा। मुझे सावधानी से चलना होगा, अन्यथा मैं एक छोटे हिमस्खलन का शिकार हो जाऊंगा और यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा। जैसे जैसे मैं बर्फ में चल रहा था, मैं इस बात पर भी आश्चर्यचकित था कि यह स्थान कितना वास्तविक लगता है। ये गिल्ड में क्रिस्टल की तुलना में कई गुना अधिक वास्तविक लगता है। हालांकि वह भी बहुत वास्तविक लगता है। किसी को थोड़ा सा एहसास होता है कि यह वास्तविक नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ नकली होने के बावजूद ये बहुत वास्तविक लगता है। यदि मुझे यह न पता होता कि यह सब नकली है और मेरी मानसिक क्षमता अत्यंत उन्नत कल्पनाशील क्रिस्टल के अंदर है, तो मैं बिना किसी संदेह के यही सोचता कि सब कुछ वास्तविक है। यह इतना वास्तविक लगता है। मुझे आश्चर्य है कि वह पावरहाउस किस स्तर पर है जिसने इस परीक्षण को बनाया था। मैंने जो कुछ भी देखा है उससे ये स्पष्ट है कि कोई भी भगवान स्टेज पावरहाउस ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ड्यूक स्टेज के पावरहाउस भी ऐसा कुछ बनाने में सक्षम नहीं होंगे। केवल उच्च चरणों के उन पावरहाउसों को ही ऐसा कुछ बनाने का मौका मिलेगा। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इन दोनों चरणों की शक्ति को उन स्मृतियों से देखा है जो उस सफेद कुल्हाड़ी में मौजूद थीं, जिससे मैंने हत्या के नियम को समझा था। हफ हफ। जैसे ही मैं पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचा, मैंने थकान के कारण गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी। मुझे चलते हुए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा हूं। मैंने सोचा और चलना जारी रखा। ये सब नकली है। मैं जिस जगह पर हूं वह नकली है। मैं जिस बर्फ पर चल रही हूं वह नकली है। मैंने जो सर्दियों का कोट पहना है वह नकली है, और जो थकान मैं महसूस कर रही हूं वह भी नकली है। यहाँ सब कुछ नकली है। चलते समय मैंने अपने मन में इस मंत्र को दोहराना शुरू कर दिया और यह प्रभावी प्रतीत हुआ। हालांकि इससे मुझे इस दुनिया की वास्तविकता वास्तविक दुनिया की तरह दिखाई नहीं दी, फिर भी इसने मुझे मानसिक रूप से मदद की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं मन ही मन मंत्र का जाप करता रहा और कदम बढ़ाता रहा, और थकावट महसूस करने के बावजूद भी इस मंत्र के साथ मैं आगे कदम बढ़ाता रहा। समय बीतता गया और 2 घंटे बीत चुके थे जब मेरी गति धीमी हो गई थी, और अब मेरी गति इतनी धीमी हो गई थी कि मुझे आगे कदम बढ़ाने में काफी समय लग रहा था। दुनिया में दिन और रात नहीं होते। वर्तमान समय संध्या का है, इसलिए कुछ घंटे चलने के बाद मैं समय का बोध पूरी तरह खो चुका था। कभी कभी मुझे लगता है कि केवल कुछ घंटे ही बीते थे, कभी कभी मुझे लगता है कि एक दिन ही बीत गया। इस हमेशा धुंधलके के कारण मैं समय का पता पूरी तरह से खो चुका था, जिससे मैं फिर से निराश हो जाता था और मैं इस निराशा को आगे बढ़ने के लिए दिशा देता था। freewebnovel.com। लानत है। कुछ देर बाद जब मैंने देखा कि बर्फबारी शुरू हो गई है तो मैंने कोसना शुरू कर दिया, और यह सामान्य बर्फबारी नहीं बल्कि भारी बर्फबारी थी। मानो थकान काफी नहीं थी कि अब मुझे इस भारी बर्फबारी को सहना पड़ा। बकबक बकबक। भारी बर्फबारी में चलना बहुत थका देने वाला था, और ऊपर से तापमान में गिरावट थी जिसने मुझे पहले ही आधा आइसक्रीम बना दिया था। पहले जो ठंड मैं महसूस कर रहा था वह सहनीय थी, लेकिन अब तापमान गिर गया था। मैं आधी आइसक्रीम बन गया था और अंदर से लगातार बकबक की आवाजें आ रही थीं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं अपने मन में दोहराता रहा, लेकिन इससे मुझे पहले जितनी मदद नहीं मिली। लेकिन फिर भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य है, जो है अगला कदम उठाना। अगला कदम उठाना ही मेरा लक्ष्य है। मुझे अगला कदम उठाते रहना है, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूं या मुझे कितनी भी ठंड लग रही हो। जू जू। जैसे ही मैं कदम बढ़ा रहा था, मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ जो मुझे पहले से ही ठंडा कर रही थी, और मेरी परेशानी यही खत्म नहीं हुई क्योंकि हवा की गति बढ़ती जा रही थी। जल्दी ही बर्फानी तूफान आएगा, मैंने सोचा और अपनी दिशा बदल ली। हालांकि यह मुझे बर्फानी तूफान से नहीं बचाएगा, लेकिन यह मुझे इस दुनिया में कुछ समय बिताने का मौका देगा, और यही मायने रखता है।
बड़ा इनाम पाने के लिए मुझे इस दुनिया में यथासंभव लंबे समय तक रहना होगा। इनाम के बारे में सोचते ही मेरे कदम और भी तेज हो गए, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था और आधा आइसक्रीम के बराबर था। जू जू जैसे जैसे समय बीतता गया, हवाएं और बर्फबारी और भी तेज होती गई और दृश्यता पूरी तरह से गायब हो गई। मैं अपने आगे आधा मीटर भी नहीं देख सकता था और इस कम दृश्यता के कारण मैं कभी बर्फ पर गिरता रहता हूं तो कभी गिरता रहता हूं। मैं इस कष्टदायक मौसम में बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं और बस सब कुछ छोड़कर अपनी आंखें बंद करना चाहता हूं। मैं घंटों ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन हर बार मैं हार मानने के विचार से खुद को मजबूत कर लेता हूं और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर चलना जारी रखता हूं। लानत है, मैंने कोसा। इस बार मैंने थकान के कारण नहीं बल्कि बर्फीले तूफान के कारण कोसा। तूफान ने मुझे अपने अंदर बहा लिया था और अब मैं अपने शरीर पर तलवार जैसी हवाओं और ठंडक का अनुभव कर रहा हूं जिसने मुझे पूरी तरह से आइसक्रीम में बदल दिया है। बेहतर होगा कि वह मेरी इस दृढ़ता से प्रभावित हो और मुझे इस परीक्षा में अच्छे अंक दे, अन्यथा मैं उसे बहुत कोसूंगा। मैंने पूरी तरह से ईमानदार होने से पहले सोचा क्योंकि मैं एक पूर्ण पॉप्सिकल बन गया था। दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई, इथेरियल आवाज ने कहा। यह पहली आवाज थी जो मैंने होश में आते ही सुनी थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को एक साधारण लड़ाई के मैदान पर खड़ा पाया जो इतना बड़ा था कि लेफ्टिनेंट स्तर का सिपाही भी आराम से लड़ सकता था, सिवाय मेरे जो साजन स्तर पर था। धन्यवाद, मैंने चारों ओर देखने के बाद कहा। चूंकि आप 2 परीक्षणों में सफल हो गए हैं, इसलिए अब आपके लिए तीसरी परीक्षा, शक्ति की परीक्षा देने का समय आ गया है। अलौकिक आवाज ने कहा। ऐसा लगता है कि मुझे शक्ति परीक्षण में सफल होने के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ना होगा, मैंने सोचा जब मैंने उस लड़ाई के अखाड़े को देखा जिस पर मैं खड़ा था। आप पहले ही इच्छाशक्ति और दृढ़ता की परीक्षा पास कर चुके हैं, अब शक्ति की परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं होनी चाहिए। तीसरा टेस्ट 1 मिनट में शुरू होगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आपको ये टेस्ट जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इथेरियल की आवाज ने हल्की हंसी के साथ कहा। ये सर्वोच्च शक्ति जिसने भी इन परीक्षणों को डिजाइन किया है, वह निश्चित रूप से एक मसोचिस्ट है जो जानबूझकर लोगों को यातना देना पसंद करता है। जैसे ही इथेरियल आवाज गायब हो गई, एक तलवार मेरे हाथ में आ गई और मुझे आश्चर्य हुआ। यह मेरी तलवार थी, लाल तलवार जिसे मैं नियमित रूप से इस्तेमाल करता था। वह उसके प्रति कितनी विचारशील थी। समय बीतता गया और 30 सेकंड बीत गए और मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरे सामने आ गया और जब मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो मैं चौंक गया क्योंकि जिस प्रतिद्वंद्वी का मैं सामना कर रहा था वह मैं ही था। मेरा प्रतिद्वंद्वी मैं ही हूँ, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, उसने भी मेरे जैसे ही कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में भी मेरे जैसी ही लाल तलवार है। मैं खुद से ही लड़ने जा रहा हूँ, मैंने खुद से पूछा, फिर सोचने लगा कि अगर मैं खुद से ही लड़ूंगा तो कैसे जीतूंगा। मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और मैं केवल अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर सकता था। टोंग, जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, बड़े चिमटे की आवाज आए और ठीक उसी क्षण मैं और मेरा प्रतिद्वंद्वी जो कि मैं भी हूं, एक दूसरे के लिए गए। हम एक ही गति से और समान शैली में तलवार पकड़े हुए एक दूसरे पर आए। खटखट, जैसे ही हमारी तलवारें टकराईं, मुझे पता चला कि मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरे जैसा नहीं दिखता और मेरे सभी कौशल का उपयोग करता है। वह मेरी नियम शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। नियम शक्ति जिसने असंभव चीजों को दोहराने के लिए कहा था, वह मुझमें दोहराई गई है। मैं उससे शासन शक्ति का वही स्वाद महसूस कर सकता हूं जिसे मैंने समझा था जो असंभव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ यह संभव हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप से लड़ूंगा जो मेरी बिल्कुल प्रतिकृति है और शासन शक्ति सहित मेरी सभी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। मैंने इस परीक्षण को बनाने वाले शक्तिशाली व्यक्ति को इतना कम आंका था कि मैं ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सका कि वह शक्तिशाली व्यक्ति किस स्तर तक पहुंच गया था। खटखट खटखट, हमारे हथियार आपस में टकराए। उसने और मैंने बिल्कुल एक जैसी चालें चली और बिल्कुल एक जैसी प्रतिक्रिया की, बिना किसी अपवाद के। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी से यह पूछ रहा हूं कि मैं अपने आप से कैसे जीत सकता हूं। मैं खुद से लगातार यही पूछता रहता हूं। इससे मैं निराश हो रहा हूं क्योंकि मैं चाहे कोई भी चाल चलूं, प्रतिद्वंद्वी उसे आसानी से विफल कर देता है। अपनी हताशा में मैं बस अपनी तलवार फेंकना चाहता हूं और हार मानना चाहता हूं क्योंकि स्पष्ट रूप से यह एक अपराजय प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन अगर यह एक अपराजय प्रतिद्वंद्वी होता तो यह परीक्षा होती। इस युद्ध को जीतने का कोई ना कोई तरीका है। यह विचार मेरे मन में आते ही मेरी सारी हताशा एक झटके में गायब हो गई।
क्योंकि मैंने पूरे मन से अपने प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया ताकि उसे हराने का कोई रास्ता या बचाव ढूंढ सकूं। पहले तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन 10 मिनट की लड़ाई के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कितना बेवकूफ था, मैंने खुद को कोसा। ये तीनों टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि अवसर भी हैं। पहले परीक्षण ने मेरी इच्छाशक्ति को तीव्र करने और मेरी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में मदद की। दूसरे परीक्षण ने मेरी दृढ़ता को बढ़ाया और मुझे दुनिया के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। और तीसरा परीक्षण, जिससे मैं अभी गुजर रहा हूं, मुझे सीधे तौर पर मेरी ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। मैं अपने आप से लड़ रहा हूं और वह जो भी चालें चल रहा है और जो भी क्षमताएं वह प्रयोग कर रहा है, वे सब मेरी हैं। इसका अर्थ है कि मैं उसका निरीक्षण करके उसमें दोष ढूंढ सकता हूं और उसका दोहन कर सकता हूं। इस तरह न केवल मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर पाऊंगा, बल्कि यह भी जान पाऊंगा कि मेरी चालों में क्या कमजोरियां हैं, उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जिससे मुझे अपनी ताकत को सीधे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। ये काफी आसान होता यदि मैं स्वयं को नहीं खोज पाता जो मुझे मेरे मूल से जानता है। इसलिए स्वयं को हराने से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। फिर भी यह एकमात्र तरीका है जो मुझे मिल सकता है और मैं इसे आजमाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। freewebnovel_com। खट 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 खट। मेरे हथियार मेरे प्रतिद्वंद्वी से टकराए और केवल 5 मिनट में मुझे अपनी चालों में 20 से अधिक गलतियां मिल गईं, जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता था। मैं आमतौर पर लड़ते समय खुद का वीडियो बनाता हूं ताकि मैं अपनी गलतियों को देख सकूं और अपनी चालों को सुधार सकूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक बार में इतनी सारी गलतियां पहले कभी नहीं देखी थी और ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे और अधिक गलतियां देखने को मिली। उनकी संख्या सैकड़ों के बहुत करीब पहुंच गई, जिससे मुझे शर्म से सांस लेने में परेशानी हुई, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लड़ते समय इतनी सारी गलतियां कर सकता हूं। इनमें से कुछ गलतियां छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं, लेकिन उन सभी को थोड़े से सुधार से आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये सब गलतियां देखकर मैंने उन्हें एक एक करके ठीक करना शुरू कर दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनका परीक्षण करना जारी रखा। और इस तरह मैंने न केवल अपनी गलती को ठीक किया बल्कि उनमें सुधार भी जारी रखा। और जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे मैंने अपनी गलती को सुधारना शुरू किया, हमारी लड़ाई बराबरी पर थी और दोनों की ताकत समान होने और समान चालें चलने के कारण कोई भी लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने धीरे धीरे बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। जितना अधिक मैं अपनी चालों को सुधारता गया, उतना ही अधिक मैं लड़ाई में बढ़त हासिल करता गया। और जब तक मैंने अपनी आधी गलती सुधारी, मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से हावी होना शुरू कर दिया। हो सकता है कि उसमें मेरी ताकत और चाल हो, लेकिन वह सुधर नहीं सकता। वह लड़ाई शुरू होने से पहले ली गई मेरी एक प्रति की तरह है। पहले तो हम बराबर थे, लेकिन जैसे जैसे मैं सुधार करता गया, वह मुझसे दबता गया। और जब तक मैंने अपनी 3/4 गलतियों को ठीक किया और सुधारा, मैंने उसे पूरी तरह से दबा दिया था कि मैं आसानी से लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुधार करने का दुर्लभ अवसर है और ऐसा करते समय मैं अपने कुछ अंक खो सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। सुधार का यह अवसर किसी पुरस्कार से कम नहीं है। समय बीतता गया, मैं अपनी गलतियों को सुधारता रहा और जब तक मैंने अपनी सभी गलतियों को सुधारा, तब तक मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरी तलवार के नीचे पूरी तरह से दब चुका था। और इतना दब चुका था कि मुझे लड़ाई खत्म करने के लिए केवल स्लैश की आवश्यकता थी और मैंने वही किया। मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर धड़ से अलग कर दिया और नीचे गिरने के बजाय मेरे प्रतिद्वंद्वी का सिर और धड़ धुएं में बदल गया और फिर वह गायब हो गया। ये लड़ाई वास्तव में अद्भुत थी। न केवल मुझे अपनी गलतियां देखने को मिली, बल्कि उन्हें सुधारने का भी मौका मिला। और इस लड़ाई ने मुझे नई चालों के बारे में कुछ विचार भी दिए। तीनों परीक्षणों से मेरी ताकत में काफी सुधार हुआ और मुझे इतना आत्मविश्वास मिला कि मैं कह सका कि अगर मैं कुछ दिनों में अपनी उपलब्धियों को मजबूत कर लूं और एक बार और सुधार करूं तो तीसरी गिल्ड चुनौती को पार करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई। जब मैं अपने विचारों में व्यस्त था, इथरियल आवाज ने कहा, और अब तुम्हारे पुरस्कार का समय आ गया है। अलौकिक आवाज ने कहा और अगले ही पल मेरे सामने सब कुछ बदल गया और मैंने खुद को पूरी तरह से अलग स्थान पर पाया। ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़ी भूमिगत गुफा है और इसके आसपास सैकड़ों गुफाएं हैं। ये गुफाएं एक छोटे से अंतर को छोड़कर बिल्कुल एक जैसी ही लग रही थीं। ये गुफाएं ऊर्जा की सफेद और लाल फिल्म से सील की गई हैं।
इनमें से अधिकांश गुफाएं सफेद ऊर्जा की एक फिल्म के साथ सील की गई थीं। केवल 10 कुछ गुफाएं लाल ऊर्जा से सील की गई हैं और मेरे सिर के ऊपर सुनहरे सितारों का एक चक्र है। 10 सितारे हैं जिनमें से 9 जलाए गए हैं जबकि 10वां अन्य की तुलना में मंदरूप से प्रकाशित है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मेरस को होना चाहिए। एक और बात जिसने मुझे सुखद आश्चर्यचकित किया वही है कि मैं वास्तविकता में वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मैंने उस रूनिक गेट में प्रवेश करने से पहले पहने थे और मेरे पास मेरा सारा गियर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एशलिन के साथ अपना संबंध महसूस कर सकती हूँ। चबाओ चबाओ। मैं उससे संपर्क करने ही वाला था कि अचानक वह मेरे पास से बाहर आए और मुझ पर जोर से चिल्लाने लगी, ये पूछते हुए कि मैं उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा हूं और वह मेरे बारे में कैसे चिंतित है और कैसे वह लाख कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं आ पा रही है। मैं उसे शांत करने ही वाला था कि इथरियल आवाज ने फिर से पुकारा, आपने तीनों परीक्षण लगभग पूर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लिए हैं और अब आप अपना पुरस्कार पाने के लिए श्वेत ऊर्जा परत की किसी भी गुफा में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जो पुरस्कार मिलेंगे वे पूरी तरह से आपके भाग्य पर निर्भर करेंगे और याद रखें कि आपके पास चुनने का केवल एक ही मौका है। इथरियल की आवाज ने हल्की हंसी के साथ कहा, किस्मत, चुनने का सिर्फ एक मौका। क्या वह मुझे धोखा दे रही है? मैंने सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए तीनों टेस्ट पास कर लिए हैं। लेकिन मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया और वह सवाल पूछा जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा उत्सुक था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन गुफाओं में किस प्रकार का इनाम है और क्या मुझे कोई खाली गुफा मिलेगी? मैंने पूछा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि क्या वहां खाली गुफाएं होंगी और मैंने उनमें से एक को चुना। मैं मानसिक रूप से तैयार रहना चाहता हूं यदि उस शक्तिशाली संस्था द्वारा ऐसा कुछ आयोजित किया जाता है। वहां कोई खाली गुफा नहीं है और हर गुफा में एक इनाम है जो तुम्हारे काम आएगा। जहां तक पुरस्कारों की बात है तो कई हैं, जैसे गुप्त विधियां, उच्च श्रेणी की विरासत, ड्यूक रेड या उससे ऊपर के हथियार और कुछ अन्य चीजें, इथरियल आवाज ने कहा। पुरस्कारों की सूची सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद थी कि पुरस्कार बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने बढ़िया होंगे। मैंने जिस अधिकतम पुरस्कार की उम्मीद की थी वह भगवान ग्रेड है, लेकिन यहाँ सभी पुरस्कार भगवान ग्रेड से ऊपर हैं। अब सवाल गुफा चुनने का है। मुझे कौन सी गुफा चुननी चाहिए? ये काफी अच्छा होता अगर पुरस्कारों को प्रदर्शित किया जाता ताकि मैं उन्हें देख सकूं और उनका मूल्यांकन कर सकूं और फिर अपने लिए सबसे अच्छा चुन सकूं, लेकिन यहाँ सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। मुझे जो पुरस्कार मिलेगा वह उस गुफा पर निर्भर करेगा जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। यहाँ करीब 300 गुफाएं होंगी, केवल 12 गुफाओं को छोड़कर जो लाल ऊर्जा फिल्म द्वारा अवरुद्ध हैं, जो निषिद्ध है। मैं इन 300 गुफाओं में से किसी एक में प्रवेश कर सकता हूँ। अगर मेरा स्कोर थोड़ा अधिक होता तो सभी गुफाएं मेरे लिए खोल दी जाती। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास चुनने के लिए पर्याप्त से अधिक विकल्प हैं। चबा चबा चबा। मैं अभी गुफा चुनने के बारे में सोच ही रहा था कि एशलिन की तेज चहचहाहट ने मुझे विचलित कर दिया और जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह उत्साहित होकर अपने पंख को एक गुफा की ओर हिला रही है। वह बहुत उत्साहित दिख रही थी। मैंने उसे पहले कभी इतना उत्साहित नहीं देखा था। क्या तुम चाहती हो कि मैं वहां जाऊं? मैंने पूछा, जिस पर वह उत्साह से चहकी और अपने छोटे से सिर हिलाया। आम दिनों में वह मेरा इंतजार नहीं करती और गुफा के अंदर उठ जाती, लेकिन इस बार वह आज्ञाकारी ढंग से मेरे कंधे पर खड़ी हो गई। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उसने यह महसूस कर लिया था कि वह मेरे बिना गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती। वह हमेशा कुछ चीजों के प्रति बहुत उत्सुक रहती है और उसका अंतर्ज्ञान हमेशा सही होता है। एशलिन खजाने के बारे में कभी गलत नहीं थी और अब उसने किसी तरह महसूस किया कि गुफा के अंदर का खजाना हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए मुझे उस गुफा के अंदर खजाने के बारे में पूरा यकीन है। मैं गुफा की ओर चला और श्वेत ऊर्जा परत से होते हुए उसके अंदर प्रवेश कर गया और अगले ही क्षण मैं पुनः एक अलग स्थान पर पहुंच गया। ये पूरी तरह से अंधेरा कमरा है, लेकिन कमरे के बीच में एक अंगूठे के आकार की बोतल तैर रही है और जब ये लाल रंग की चमक दिखाती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा प्रकाशित हो गया है। फ्री वेब नॉवल CM। जब मैं नजदीक गया तो मैंने पाया कि यह कोई बोतल नहीं बल्कि तरल पदार्थ की लाल बूंद है जो चमक रही है। पहले तो मैंने सोचा कि यह मानव रक्त की बूंद है, लेकिन जल्द ही मैंने यह विचार त्याग दिया क्योंकि अंदर की बूंद का रंग गहरा लाल नहीं बल्कि सांगरिया लाल था और यह मानव रक्त का रंग नहीं है। यह संभवतः राक्षस का खून है क्योंकि मैंने केवल उनके खून को ही लाल रंग के विभिन्न रंगों में देखा है। चबा चबा। एशलिन ने उत्साह से चहकते हुए मुझसे कहा कि मैं बोतल ले लूं और उसे वह स्वादिष्ट तरल पदार्थ पीने के लिए दे दूं।
एशलिन के आग्रह के बावजूद मैंने बोतल उठाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि मैंने उसे और अधिक ध्यान से देखने का निर्णय लिया। पहली नज़र में जो बोतल साधारण लगती है, वह साधारण बोतल नहीं है, क्योंकि बोतल छोटे छोटे रूनिक सरणियों से भरी हुई है। ये रूनिक चिन्ह तब तक आंखों से दिखाई नहीं देते जब तक कि कोई उन्हें बहुत करीब से न देखे। उस बोतल के अंदर का खून बहुत कीमती लग रहा था, वरना उसे उस बोतल में नहीं रखा जाता, जिसकी कीमत ही बहुत ज्यादा थी। बोतल में मौजूद खून में चमक के अलावा कोई खतरनाक उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। ये देखने के बाद कि बोतल में कोई खराबी नहीं है, मैंने उसे हवा से उठा लिया। चबा चबा चबा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, एशलिन ने उत्साह से चहकना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे जल्दी से बोतल खोलनी चाहिए और उसे उसमें से खून पिलाना चाहिए। मैं घर पहुंचने तक इंतजार करना चाहता था ताकि इस बारे में पता लगा सकूं, लेकिन ये देखकर कि वह कितनी उत्साहित है और अगर मैंने उसे ये दे दिया तो वह मुझे इसका अंत सुनने नहीं देगी। और दूसरा कारण यह है कि एशलिन हमेशा इस बात को लेकर निश्चित रहती है कि वह क्या खाना चाहती है। इसलिए मैंने उससे बोतल खोली, लेकिन जैसे ही मैंने बोतल खोली, मुझे एक बहुत ही भयावह आभा का एहसास हुआ और जैसे ही मैंने इस भयावह आभा का एहसास किया, मुझे पता चला कि मैंने इस खून के बारे में बहुत बड़ी गलती की थी। आभा इतनी भयावह थी कि इसने मुझे शारीरिक रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे दमन ने पहले किया था, लेकिन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मैंने पहले जो महसूस किया था, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था, बस थोड़े से दमन से, और इससे मुझे जो एहसास हुआ, वह खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर का जीवन रूप था, जो पार हो चुका था। यह आभा बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह सीधे बूंद तरल से आ रही है, लेकिन इसकी तुलना उस दमन से नहीं की जा सकती जो मैंने पहले महसूस किया था, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्थिर हो रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे सामने उच्च स्तर के पावरहाउस से यह रक्त है जो मुझसे ज्यादा मजबूत है। इसका रक्त की बूंद मुझे स्थिर करने के लिए पर्याप्त है। जब मैं आभा का अवलोकन कर रहा था, तो मैंने उसमें एक अजीब बात देखी। जब मैंने देखा कि एशलिन पूरी तरह से ठीक है, वह बोतल के करीब आए और खून की बूंदें पी गई, जो कि बोतल के ऊपर पहले से ही आ चुकी थी, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता। एशलिन ने बोतल से खून की बूंदें पी ली और इससे मैं भयभीत हो गया, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि खून की वह बूंद जिस शक्ति स्रोत से आई थी, वह कल्पना से परे शक्तिशाली थी। ऐसे शक्तिशाली प्राणी का खून पीना बहुत खतरनाक है। मुझे अभी भी याद है कि राक्षस कोर को कैसा महसूस हुआ होगा जब 3 मोटे लोगों ने इसे मुझे पिलाया था। यह मुझसे केवल 3 छोटे स्तर ऊपर था और इसकी ऊर्जा का केवल 10% ही मुझे गुब्बारे की तरह उड़ाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन रक्त की यह बूंद उस पावरहाउस से है जो मास्टर स्टेज राक्षस के राक्षस कोर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एशलिन थूक दो। ओ, मेरे शब्द मेरे मुंह में ही रुक गए जब एशलिन ऊर्जा में बदल गई और मेरे अंदर चली गई। मैंने मानसिक रूप से उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे उससे कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे कानों को अनसुना कर दिया हो। वह शायद नींद में सो गई है। माफ कीजिए, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने जोर से चिल्लाते हुए उस अलौकिक आवाज से मदद मांगी, लेकिन मुझे उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बार बार पूछा, लेकिन उस अलौकिक आवाज से कोई जवाब नहीं आया। मैंने मदद मांगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न देखकर मैंने उस अलौकिक आवाज को कोसना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह जवाब देगी, लेकिन मुझे उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं अपनी जिंदगी के बारे में उतना चिंतित नहीं हूं, लेकिन एशलिन की जिंदगी के बारे में अगर मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। वह जन्म से ही मेरे साथ थी और उसके बाद हम और भी करीब आ गए हैं। उसे इतनी लालची क्यों होना पड़ा? अगर वह एक दिन और इंतजार कर सकती तो हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी और इसे इस्तेमाल करने का सुरक्षित तरीका खोज लेते, लेकिन नहीं, वह इसे यहीं और अभी खाना चाहती थी और एक बेवकूफ़ की तरह मैंने उसे उसकी इच्छा पूरी करने दी। यदि मैं थोड़ा मजबूत होता और उसकी इच्छा के आगे नहीं झुकता तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। मैं कुछ देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा और ये देखकर कि उस अलौकिक आवाज का कोई जवाब नहीं आ रहा है, मैं दीवार के सहारे बैठ गया। एशलिन अभी भी नींद में है, चाहे मैं उसे कितनी भी बार बुलाऊं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं केवल इंतजार कर सकता हूं और सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकता हूं। समय बीतता गया, मैं अंधेरे में दुबका रहा और कुछ भी करने में असमर्थ रहा। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे स्रोत के अंदर कुछ घटित हो रहा है। हौंफना। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और ये देखकर काफी हैरान हो गया कि वहां अंदर क्या हो रहा है। मेरा स्रोत जो चांदी के छोटे सूरज की तरह है, उसमें थोड़ी सी तैलीय ऊर्जा मिली हुई है,
यह अब और भी चमकदार हो रहा है और इसकी आभा भी बढ़ रही है। मैं पक्षी रूप में एशलिन के स्रोत की छाया को मेरे स्रोत में चांदी जैसी ऊर्जा छोड़ते हुए देख सकता हूं, जिससे वह अधिक चमकदार हो रहा है, और ऐसा होते रहने से मेरे स्रोत की आभा बढ़ती जा रही है। मेरी क्षमता बढ़ रही है। स्रोत मेरे मन और मेरी क्षमता को दर्शाता है और यह उज्जवल हो रहा है और आभा में बढ़ रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मेरी क्षमता बढ़ रही है। मैं एक क्षण के लिए खुश हो गया, लेकिन जल्द ही वह खुशी चिंता में डूब गई। रक्त की वह बूंद कोई छोटी बात नहीं है, न केवल वह एक बहुत शक्तिशाली शक्ति केंद्र से आए है, बल्कि उसमें बहुत छोटी मात्रा में शासन शक्ति भी है। वह बमुश्किल पहचानी जा सकती है, लेकिन वह अभी भी उस रक्त की बूंद में मौजूद है। मैंने कुछ समय के लिए उस शासन शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया था, लेकिन मुझे पता है कि वह शासन शक्ति मेरी शक्ति से कहीं ऊपर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शासन शक्ति मध्यवर्ती ग्रेड की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट ग्रेड रूल की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। मैंने सफेद कुल्हाड़ी की यादों में इसकी भयावहता देखी है। मुझे पूरा यकीन है कि उस इंटरमीडिएट ग्रेड रूल की शक्ति का केवल एक अंश ही उस रक्त की बूंद में बचा था, अन्यथा मैं बिना टिकट खरीदे ही सीधे हीलिंग तक पहुंच जाता। फिलहाल मेरा हाथ स्वर्ग की ओर है और मैं उसमें सवार हो पाऊंगा या नहीं, ये पूरी तरह से एशलिन पर निर्भर करेगा, जो अब पूरी तरह से बेहोश हो गई है। मैं अपने स्रोत का अवलोकन करता रहा, जो समय के साथ साथ अधिक चमकीला होता जा रहा था और इसकी आभा अधिक भयावह होती जा रही थी, और मेरे अनुमान से मेरी अग्नि क्षमता पहले से दोगुनी मजबूत हो गई थी और यह अभी भी दृश्यमान दर से आगे बढ़ रही थी। हॉन्फना। एशलिन के स्रोत की जांच करने का निर्णय लेने से पहले मैंने कुछ समय तक अपने स्रोत का अवलोकन किया और यही मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। रक्त की बूंद जिसे एशलिन ने पहले खाया था, अब चुपचाप एशलिन के स्रोत के ऊपर तैर रही है और उससे एक रक्त लाल रेखा फैली हुई है जो एशलिन के स्रोत से जुड़ती है। इस रेखा के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि एशलिन का स्रोत उससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चूस रहा है, और जैसे जैसे वह ऊर्जा चूसना जारी रखता है, एशलिन का स्रोत और अधिक मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसका अवलोकन करता गया, मुझे एक समस्या का पता चला कि रक्त की बूंद में अत्यधिक ऊर्जा है और एशलिन का स्रोत इससे जो ऊर्जा ले रहा है वह बहुत अधिक है। इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा लेने पर एशलिन का स्रोत कुछ ही सेकंड में फट जाता, लेकिन ये बिना किसी समस्या के ठीक चल रहा है। लेकिन जो बात मुझे भ्रमित कर रही है वह है ऊर्जा की मात्रा। रक्त की बूंद द्वारा छोड़ी जा रही ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक है। भले ही क्षमता आगे बढ़ रही हो, इसे इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि 0.001 भी इसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए एशलिन के स्रोत से ली जा रही शेष 99.99% ऊर्जा कहाँ जा रही है। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे यकीन होता है कि ऊर्जा कहीं जा रही है, लेकिन मैं इसे ढूंढ नहीं पाता, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं। ये देखते हुए कि इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इसका उत्तर नहीं मिलने वाला था, मैंने अपना ध्यान एक जगह केंद्रित किया और वह थी रक्त की बूंद। रक्त की बूंद पहले जितनी ही आभा छोड़ रही है, लेकिन इस स्थान पर इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और ये देखकर मैंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। रक्त की बूंद सूर्य की तरह है जिसमें अनंत ऊर्जा है। चाहे एशलिन का स्रोत कितनी भी ऊर्जा ले रहा हो, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता। जैसे जैसे मैंने इसका अवलोकन जारी रखा, मुझे यकीन होता गया कि यह रक्त एक बहुत शक्तिशाली राक्षस का है। मेरा पहले का अनुमान रक्त के रंग पर आधारित था, लेकिन यह मैंने रक्त की बूंद से आभा को महसूस करते हुए यह अनुमान लगाया था। इसमें रक्त की प्यास का वही स्वाद था जो राक्षसों में होता है, लेकिन ये रक्त की प्यास बहुत नियंत्रित थी, उन्मुख राक्षसों के विपरीत जिनसे मैं लड़ता था। जब मैं राक्षस की रक्त बूंद का अवलोकन कर रहा था, तो मुझे इस रक्त बूंद में निहित अत्यंत मंद नियम शक्ति का बहुत अच्छे से आभास हुआ, और यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यह नियम अग्नि का नियम है, न कि सामान्य ग्रेड 3 अग्नि नियम, बल्कि इसका एक रूप ग्रेड 2 अग्नि नियम है। मैं इसे समझना चाहता हूं। यदि मैं इसका थोड़ा सा भी हिस्सा समझने में सफल हो जाऊं, तो यह अग्नि नियम मुझे अपने सूर्य अग्नि नियम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जो कि मूल चरण के मध्य स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। यह O86 हिंदी अध्याय 426 आगे बढ़ती छलांग और सीमा 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैं एशलिन के स्रोत के ऊपर तैर रही रक्त की बूंद को देखता हूं और विशेष रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं रक्त की बूंद से निकलने वाली बहुत ही मंद लेकिन भयावह अग्नि किरण पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं कुछ ऐसा समझने की उम्मीद कर रहा हूं जो मुझे अपने सनफायर नियम को थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद कर सके। ये बेसिक ग्रेड के मध्य स्तर तक पहुंचने के करीब है।
ये खाई छोटी लग सकती है, लेकिन यह इतनी बड़ी है कि कुछ लोगों को उस स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग गए। हर नियम अलग होता है, भले ही वह एक ही तरह का नियम हो, उनके बीच हमेशा अंतर होता है। रक्त की बूंद से निकलने वाला अग्नि नियम बहुत हिंसक था। क्या मैं कह सकता हूं कि यह बस पागलपन है? मनुष्यों द्वारा समझी गई शासन शक्ति में हमेशा कुछ स्थिरता रही है, लेकिन राक्षसों द्वारा समझी गई शासन शक्ति में हमेशा उन्मादपूर्ण गुण रहा है। यहाँ तक कि सूर्य अग्नि, जिसे एश्लिन ने समझ लिया था, उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन है। हत्या नियम की मारक ऊर्जा, जिसे पागलपन से भरा हुआ कहा जाता है, उसे नियंत्रित करना इस सूर्य अग्नि नियम की तुलना में आसान था, जिसे एश्लिन ने समझ लिया था। FEWebnovel.com। उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सनफाया पर मेरा नियंत्रण बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, और इसका कारण है मौलिक मैना क्रिस्टल की कटाई पर मेरा अभ्यास। हालांकि मैं मौलिक मैना क्रिस्टल की कटाई के करीब नहीं हूं, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे सनफाया नियम पर नियंत्रण में सुधार किया है। मैं चाहता था कि उस रक्त की बूंद के अंदर की नियम शक्ति इतनी क्षीण न होती। यदि वह सफेद कुल्हाड़ी वाले नियम के समान स्तर पर होती तो अब तक मैं कुछ समझना शुरू कर देता। मैं उन दोनों की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बीच बहुत अंतर है। एक ग्रैंडमास्टर ग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि दूसरा अभी एडवांस ग्रेड तक पहुंचा है। जिन लोगों ने ग्रैंडमास्टर ग्रेड के नियम को समझ लिया, वे दुनिया के असली महाशक्ति हैं। उन्हें शीर्ष पर पहुंचने के लिए बस एक कदम उठाने की जरूरत है। मैं रक्त की बूंद पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता हूं, और समय समय पर मुझे कुछ समझ भी आती है, लेकिन ये समझ इतनी कम होती है कि मैं अपने नियम को बेसिक ग्रेड के मध्य स्तर तक आगे नहीं बढ़ा पाता। फिर भी प्रगति छोटी हो सकती है, लेकिन यह अभी भी प्रगति है जो मेरी शासन शक्ति को मध्य स्तर के करीब ले जा रही है, और ऐसा नहीं है कि यह एकमात्र लाभ है जो मुझे रक्त की बूंद पर ध्यान केंद्रित करने पर मिल रहा है। कुछ देर तक जब मैं इस पर सहमति जताता रहा तो मेरे दिमाग में एक अस्पष्ट छवि उभरने लगी। यह एक विशालकाय राक्षस है जिसका शरीर 100 मीटर से भी ऊंचा है। वह जहां भी जाता विनाश हो जाता, और उस विनाश का कारण वह प्रचंड अग्नि है जो वह अपने मुंह से छोड़ता है। वह बहुत भयावह है, जो भी वह छूता वह जल जाता। ये स्मृति नहीं है जिसके बारे में मैं निश्चित हूं, लेकिन यह वास्तव में क्या है यह मैं नहीं जानता। लेकिन जितना अधिक मैं इन अस्पष्ट दृश्यों को अपने मन में आते देखता हूं, उतना ही अधिक मैं उस आग को समझने लगता हूं जो सूर्य अग्नि के साथ मेरे संबंध को और अधिक मजबूत बनाती प्रतीत होती है। यद्यपि सूर्य अग्नि का नियम मुझमें अंकित है, फिर भी मुझे हमेशा महसूस होता था कि हमारे बीच एक दूरी है। मैं इसे उस तरह नहीं समझ पाया जिस तरह मैंने हत्या के नियम को समझा था, क्योंकि यह वह नियम नहीं है जिसे मैंने अपनी समझ से समझा था। लेकिन जब से ये अस्पष्ट छवियां मेरी आंखों के सामने आने लगीं, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे और सनफाया के बीच जो दूरी थी वह कम हो रही है, और मैं इसे वैसे ही समझने लगा जैसे मैं अपने मारण नियम को समझ गया था, जो अपने आप में पर्याप्त है। सनफाया के साथ अधिक निकट संबंध के कारण इस पर मेरा नियंत्रण बढ़ जाएगा, और मैं इसका अधिक बेहतर ढंग से उपयोग कर सकूंगा। कभी कभी मैं एश्लिन की स्थिति को देखने के लिए सोचने से विराम लेता था कि क्या वह अपनी नींद से जाग गई है, लेकिन मुझे हमेशा निराशा ही हाथ लगती थी, क्योंकि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता था। जहां तक क्षमता में उन्नति का प्रश्न है, तो ये पहले से 5 गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका है तथा निरंतर उन्नति कर रहा है। समय बीतता गया। जब मैं रक्त की बूंद को देखते हुए नियम को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ, और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने पाया कि मैं ऊपर जा रहा था। स्तर ऊपर उठाना। मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही स्तर बढ़ाया है, और मुझे चमत्कारी फल की ऊर्जा को पर्याप्त रूप से विकसित होने में 1 महीने का समय चाहिए ताकि मैं स्तर बढ़ा सकूं। लेकिन अब मैं स्तर बढ़ा रहा हूं। ये संभवतः रक्त ड्रॉप के कारण है। इसकी विशाल ऊर्जा ने एश्लिन की क्षमता को जगाया होगा, जिससे हम अचानक स्तर ऊपर उठने लगे। स्तर ऊपर रक्त की बूंद से शुरू हो सकता है, लेकिन यह इसके लिए ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है। मैंने स्तर ऊपर के लिए आवश्यक मन प्रदान करने के लिए अपने पेट में राक्षस कोर की ऊर्जा का उपयोग किया था। मैं अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर नजर रखते हुए स्तर बढ़ाता रहा। हर स्तर पर शक्ति में वृद्धि हुई। इससे मिलने वाली वृद्धि नियम शक्ति के सामने बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है, जो शासन शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त आत्मिक शक्ति के बिना शासन शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आत्मा शक्ति में मेरी पिछली उन्नति और इस स्तर के साथ मुझे अपर्याप्त आत्मा शक्ति के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही मेरी 2 नियम शक्तियां बेसिक ग्रेड के मध्य स्तर तक उन्नत हो गई हों।
स्तर ऊपर कुछ मिनटों तक जारी रहता है और अंततः मैं सार्जेंट चरण के शीर्ष स्तर तक पहुंच जाता हूं। अब मेरा अगला कदम मास्टर चरण होगा और मैं आफिरन खंडहर की ओर जाने से पहले वहां तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। यदि गिल्ड पूरी तरह से तीसरी चुनौती को पार कर लेता तो इसकी चिंता अभी गायब हो जाती। यहां तक कि अगर मैं तीसरी चुनौती के प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम नहीं हूं, तो मुझे उसके साथ टाई करने का विश्वास है और एक या दो कमजोरियों के सुधार के साथ मैं आसानी से उसे हरा सकता हूं। गुफा में प्रवेश करने से पहले मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी बड़ी प्रगति कर लूंगा, लेकिन अब मैंने इतनी प्रगति कर ली थी कि मुझे ऐसा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता। मैं अपने विचारों में व्यस्त था जब मैंने महसूस किया कि रक्त की बूंद ने एशलिन के स्रोत तक ऊर्जा संचारित करना बंद कर दिया था और अब चुपचाप उसके स्रोत के ऊपर तैर रही थी। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और अगर मैं अनुमान लगाऊं तो एशलिन के स्रोत ने मुश्किल से 1% रक्त बूंद ऊर्जा ली है, जबकि 99% अभी भी इसमें शेष है। मैंने रक्त की बूंद को जटिल भाव से देखा। इससे न केवल मेरी योग्यता में सुधार हुआ, बल्कि मुझे नियमों को समझने में भी थोड़ी मदद मिली और आग पर नियंत्रण के बारे में भी सिखाया। यह अब स्थिर लग सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। एशलिन के स्रोत में इसकी उपस्थिति एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। मैंने बुरे विचारों को दूर किया और ध्यान से अपने स्रोत को देखा जो अब प्रभावशाली दबाव दे रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी अग्नि क्षमता कम से कम 8 गुना मजबूत हो गई है। यह अब मेरे दोस्तों की क्षमता के बराबर है और यह अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि 99% रक्त की बूंद की शक्ति का उपयोग करना बाकी था। चबा चबा। जब मैं अपने स्रोत का निरीक्षण कर रहा था तो मैंने एशलिन की खुशनुमा आवाज सुनी। ये चहचहाहट बता रही थी कि मैंने बहुत बढ़िया खाना खाया है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं उस पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी मैंने एक अलौकिक आवाज सुनी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटी गौरैया राजा स्टेज राक्षस का खून पिएगी और जीवित रहेगी। ऐसा लगता है कि यह छोटी गौरैया बहुत खास है। ठीक है, यह अलविदा कहने का समय है। मुझे आशा है कि हम किसी दिन इस दुनिया में या किसी अन्य में फिर से मिलेंगे। इथेरियल आवाज ने हंसी के साथ कहा और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरे सामने सब कुछ गायब हो गया और जब मैंने फिर से प्रकाश देखा तो मैंने खुद को गुफा के सामने पाया जहां चांदी का खंडहर द्वार पहली बार दिखाई दिया था। उसने शायद यह अनुमान लगा लिया था कि मैं उसे गाली देने वाला हूं, इसलिए उसने मुझे बाहर भेज दिया था। और वह किस दुनिया या किसी और दुनिया के बारे में बात कर रही थी? मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, मैं बाहर पहुंच गया। माइकल, मैंने अपना नाम एक साथ पुकारते हुए सुना, लेकिन 3 लोग मेरा नाम पुकार रहे थे। बेन, रिची और एम्मा। ऐसा लग रहा था कि वे सामने वाली गुफा में बैठे थे और मुझे अचानक देखकर उन्होंने मेरा नाम पुकारा। जुड़वा बच्चे और टीम लीडर कहाँ हैं? मैंने पूछा। जब मैंने देखा कि मेरे सामने सिर्फ 3 बच्चे थे तो उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। एम्मा ने विस्तार से बताते हुए कहा, हमें नहीं पता, हम भी आपकी तरह ही यहाँ वापस आ गए हैं। पता चला कि इन लोगों को भी मेरी तरह गुफा के बाहर ले जाया गया है। सबसे पहले ये बेन था जो 1 घंटे पहले दिखाई दिया था, फिर यह रिची था जो आधे घंटे पहले स्थानांतरित हो गया था और फिर यह एम्मा थी जो सिर्फ 5 मिनट पहले स्थानांतरित हो गई थी। मुझे लगता है कि आप में से 3 ने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं, मैंने कहा, क्योंकि मैंने उनकी युद्ध शक्ति को देखा था, उसमें स्पष्ट वृद्धि हुई थी और यदि मैं उनकी युद्ध शक्ति के बारे में गलत नहीं हूं तो एम्मा इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि तीसरी चुनौती को पार कर सकी। रिची के पास तीसरी चुनौती को पार करने का 70% मौका था, जबकि बेन के लिए भी उसमें बहुत सुधार हुआ था, लेकिन उस हद तक नहीं कि उसे तीसरी चुनौती को पार करने का मौका मिले। हो सकता है कि वह अभी इसे पास न कर पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि महीने के अंत तक वह तीसरी चुनौती भी पास कर लेंगे। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ी प्रगति की है और अब मेरे पास एम्मा से बिना हारे लड़ने की क्षमता है। हालांकि मैं उसके खिलाफ जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन हारूंगा भी नहीं। वह युद्ध में मुझे दबा तो सकेगी, लेकिन पूरी तरह पराजित नहीं कर सकेगी। हाँ, हमने किया। रिची का उत्तर सुनकर हम अचंभित रह गए जब रीना अचानक हमारे सामने आ गई और चारों ओर देखने लगी। सोफिया कहाँ है? उसने पूछा, क्योंकि उसे अपनी बहन दिखाई नहीं दी थी। जब वह अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी तो उसकी आवाज में चिंता साफ सुनी जा सकती थी। अभी तक नहीं दिखाई दिए, मैंने कहा। ये सुनकर उसने सिर हिलाया और चुपचाप कोने में खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता देखी जा सकती थी। जब मैंने रीना की युद्ध शक्ति को महसूस किया तो मैं चौंक गया, क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति बेन से ज्यादा है।
जब वे अकेले लड़े थे तो वह और उसकी बहन हमारी टीम की सबसे कमजोर सदस्य थीं, लेकिन अब रीना ने बेन को पछाड़ दिया था। शाम होने वाली है, क्या हमें यहीं रुकना चाहिए या कोई ठिकाना बना लेना चाहिए? मैंने पूछा क्योंकि सूरज पूरी तरह से डूबने में आधे घंटे का समय लगेगा। एम्मा ने कहा, हम 1 घंटे तक इंतजार करेंगे, अगर वे आधे घंटे में नहीं आए तो हम एक ठिकाना बना लेंगे। यह एक मध्य स्तरीय शिकारगाह है, रात में रुकने के लिए यह बहुत खतरनाक जगह है, खासकर जब टीम लीडर मौजूद न हो। भले ही हमारी ताकत छलांग लगाकर आगे बढ़ गई हो, फिर भी हम मध्य स्तरीय शिकारगाह में रात बिताने के योग्य नहीं हैं। इस गुफा के बारे में क्या? रीना ने उस गुफा की ओर इशारा करते हुए पूछा जिसके सामने पहले चांदी जैसा रूनिक गेट दिखाई दिया था। मैंने पहले भी जांच की थी, गुफा इतनी संकरी है कि एक व्यक्ति भी उसमें नहीं रह सकता, बेन ने उदास भाव से कहा। मैं बेन से पूछने ही वाला था कि क्या उसने खड्ड के आसपास की अन्य गुफाओं की भी जांच की है, तभी एक और व्यक्ति अचानक हमारे सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर हमारे मन की सारी चिंताएं तुरंत गायब हो गईं। मुझे लगता है आप लोग अच्छे हैं, टीम लीडर ने कहा और कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। टीम लीडर ने कहा, हम पास में ही ठिकाना बनाने से पहले सोफिया का इंतजार करेंगे, और सभी ने खुशी से सिर हिलाया। टीम लीडर के साथ होने के कारण अगर हमें रात खुले में भी बितानी पड़े तो भी हम तैयार हैं। प्रतीक्षा करते समय हमने तीनों परीक्षणों में जो कुछ पाया उसके बारे में बातचीत शुरू की। पहला और तीसरा परीक्षण सभी के लिए समान था, केवल दूसरा परीक्षण अलग था। रीना को रेगिस्तान में चलना था, टीम लीडर को ऐसे दलदल में चलना था, बेन को जहरीले जंगल में चलना था, केवल एम्मा ही मेरे जैसे समान पारिस्थितिकी तंत्र में चली थी। सोफिया जब वह आई तो हमने एक स्वर में कहा, मुझे कहना होगा कि उसने हमें काफी देर तक इंतजार करवाया क्योंकि टीम लीडर के बाद आने में उसे लगभग 1 घंटा लग गया। और जब मैंने उसकी युद्ध शक्ति को महसूस किया तो मेरे चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभर आया क्योंकि सोफिया की युद्ध शक्ति लगभग उसकी बहन रीना के समान ही है। वे बहनें हैं या क्लोन? मैंने उनकी लगभग सटीक युद्ध शक्ति को देखते हुए सोचा। जल्द ही हमें सेटअप निवास के लिए अच्छा स्थान मिल गया और टीम लीडर ने अपने लॉर्ड ग्रेड निवास को सक्रिय कर दिया जो जल्द ही घर में बदल गया। घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी फिर से मुझ पर आ गई और कल की तरह मुझे मदद मिली। जब हमने खाना खाना शुरू किया तो बातचीत शुरू हो गई और हमने तीनों टेस्ट में अपने अनुभवों के बारे में बात की। सभी ने कई बातें साझा की, लेकिन 2 बातें स्पष्ट रहीं, पहली है स्को और दूसरी है पुरस्कार। स्को इसलिए है क्योंकि कोई भी अपनी बड़ाई या हीनता नहीं दिखाना चाहता, और पुरस्कार इसलिए क्योंकि वे किसी की ताकत से संबंधित है और कोई भी सही दिमाग वाला व्यक्ति किसी से उसकी ताकत का रहस्य नहीं पूछेगा। रात्रि भोज काफी सुचारू रूप से संपन्न हो गया और सभी लोग अपने कमरों में चले गए, क्योंकि आज जो कुछ भी उन्होंने किया था उसके बाद वे काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे। अपने कमरे में जाकर मैंने एशलिन को आज उसके किए पर डांटना शुरू किया, लेकिन मेरी डांट के बीच में ही वह अंदर आ गई और उसने मुझसे संपर्क तोड़ दिया। ये देखकर मुझे फिर से गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ और नहीं कर सकता था क्योंकि उसने हमारा कनेक्शन ब्लॉक कर दिया था। अपना गुस्सा शांत करने के बाद मैं सो गया क्योंकि मुझे भी बहुत थकान महसूस हो रही थी। बैंग बैंग बैंग, मैं बहुत गहरी नींद में था जब तेज आवाज से मेरी नींद खुल गई। क्या हुआ? मैंने अपने आप से पूछा जब मैं तेजी से कमरे से बाहर निकला और देखा कि सभी लोग युद्ध की तैयारी में अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। जब हम हॉल में पहुंचे तो पाया कि टीम लीडर पहले से ही वहां मौजूद था और बड़ी स्क्रीन को देख रहा था। हॉन्फना, फ्रीवेब एंड सिग्मा वेलकॉम। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे निवास पर कौन हमला कर रहा है तो हम आश्चर्य से कांप उठे और हमने हमलावर ग्रिम जाति के राक्षस को अपनी आंखों में अत्यधिक भय के साथ देखा। ढाल पर हमला करने वाला एक वायलेट एपमैन है और उसके हाथ में एक विशाल वॉरहैमर है जो उसके समान आकार का है, लेकिन हमारा ध्यान विशाल वॉरहैमर पर नहीं बल्कि वायलेट एपमैन के माथे पर है जहां 3 बड़े स्पष्ट सितारे बने हुए हैं। एक 3 सितारा अभिजात वर्ग, 3 स्टार एलीट, बेन ने जोर से चिल्लाकर कहा। हाँ, एक 3 स्टार एलीट जो उच्च स्तरीय शिकार मैदान में होना चाहिए। 3 स्टार एलीट ग्रिम रेस की सीमा है जो चौकी क्षेत्र में है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे अपने हाथ की एक साधारण लहर से हमें मार सकते हैं। ग्रिम जाति का एकमात्र सितारा अभिजात वर्ग जिसके साथ मैंने लड़ाई की है वह 1 स्टार एलीट है जो गिल्ड चैलेंज में था, लेकिन उनके बीच एक स्पष्ट अंतर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके बीच 2 स्टार का अंतर है। जिससे मैंने लड़ाई की वह काफी युवा था, जबकि हमारी ढाल पर हमला करने वाला वयस्क ग्रिम जाति का राक्षस है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। प्रत्येक सितारा अपार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और उनके बीच का अंतर भी काफी बड़ा है।
ऐसा कहा जाता है कि गिल्ड चुनौती ग्रिम रेस की स्टार अभिजात वर्ग की ताकत के अनुसार विकसित की जाती है। गिल्ड की तीसरी चुनौती 1 स्टार एलिट से मेल खाती है, छठी चुनौती 2 स्टार एलिट से मेल खाती है और 9वीं चुनौती ग्रिम रेस के 3 स्टार एलिट से मेल खाती है और इसीलिए हम सभी ने टीम लीडर को देखा। सोफिया ने जो कहा उसके अनुसार केवल वही लोग गिल्ड में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने सभी 9 गिल्ड चुनौतियों को पार कर लिया है और जाने से पहले उन्हें नए सदस्यों की एक टीम का मार्गदर्शन करना होगा। ये 3 स्टार एलिट मध्य स्तर के शिकार के मैदान में क्या कर रहा है? एम्मा ने पूछा। यह एक वैध प्रश्न है क्योंकि 3 स्टार एलिट को केवल उच्च स्तर के शिकार के मैदान में ही होना चाहिए। वे वही कर रहे हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं, टीम लीडर ने कहा और स्क्रीन को एक निश्चित स्थान पर जूम किया जहां हमें वायलेट एपमैन का एक समूह दिखाई दिया। समूह में 7 वायलेट एपमैन हैं और इन वायलेट एपमैन की ऊंचाई लगभग 2 मीटर है जो ग्रिम जाति के राक्षसों की तुलना में काफी छोटी है जिनसे हम आमतौर पर लड़ते हैं। ग्रिम रेस में भी हमारी तरह ही प्रणाली अपनाई जाती है। उन्होंने युद्ध के मैदान का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने कुलीन खिलाड़ियों को 3 स्टार एलिट्स के साथ भेजा था। टीम लीडर ने अपने सामने स्क्रीन को देखते हुए कहा। वह चिंतित नहीं लग रहा था। मैंने प्रशिक्षक के चेहरे की ओर देखते हुए सोचा, ये देखकर मुझे राहत महसूस हुई। अगर प्रशिक्षक चिंतित होता तो हम सभी मुश्किल में पड़ जाते। क्या आप लोग चुनौती के लिए तैयार हैं? टीम लीडर ने पूछा। चुनौती? सोफिया ने अपनी आवाज में थोड़ा डर के साथ पूछा। हाँ, चुनौती, टीम लीडर ने पुष्टि की। इस घर को देखकर उसे पता चल गया कि उसके जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति घर में मौजूद है और इसीलिए वह मुझे और आप लोगों को चुनौती देने के लिए हमारी ढाल पर प्रहार कर रहा है, टीम लीडर ने कहा। हम ही क्यों? मैंने पूछा। वह आपसे चुनौती मांग रहा है, हमें अपने झमेले में क्यों घसीट रहे हो? आप लड़ो, हम सुरक्षित स्थान से आपका उत्साहवर्धन करेंगे। मैं उस बड़े से लड़ूंगा और तुम लोग छोटे से लड़ोगे, टीम लीडर ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। छोटे लोगों से लड़ें। जैसा कि टीम लीडर ने कहा कि हमने 7 छोटे बैंगनी एपमैन को देखा, वे उस एपमैन से कुछ मीटर पीछे हैं जो हमारे निवास की ढाल पर हमला कर रहा है। मैं एक नज़र में ही बता सकता हूं कि ये वायलेट एपमैन उन नियमित राक्षसों से अलग हैं जिनसे हमने लड़ाई की थी। न केवल वे युवा हैं बल्कि उनका स्वरूप भी अलग है, जिसने मुझे 1 स्टार एलिट की याद दिला दी जिनसे मैंने गिल्ड चैलेंज में लड़ाई की थी। टीम लीडर को हमें ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जिनसे वह हमें लड़ने के लिए कह रहा है वे बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। वे स्टार एलीट नहीं हो सकते हैं लेकिन उनकी ताकत इससे बहुत दूर नहीं होगी। इन प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करना बहुत रोमांचक होगा, विशेषकर अब जब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब मुकाबला ही ये दिखा पाएगा कि हमने कितना सुधार किया है। तो क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं? टीम लीडर ने पूछा। इस बार उसने अपना उत्साह नहीं छिपाया। हमारी तरह टीम लीडर को भी बड़ी प्रगति करनी चाहिए थी और उसके चेहरे पर उत्साह देखकर लगता था कि वह भी बहुत लड़ना चाहता है। ठीक है, हमने एक एक करके कहा। ठीक है, यह मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का दुर्लभ मौका है। टीम लीडर के साथ हमें मारे जाने की चिंता नहीं करनी होगी और हम उस 3 स्टार एलीट के डर के बिना अपने दिल की इच्छानुसार लड़ सकते हैं। हम बाहर जाने से पहले सुबह होने तक इंतजार करेंगे, टीम लीडर ने कहा। हम सभी ने सिर हिलाया। सूर्योदय में केवल आधा घंटा बाकी है। ये समय हमारे लिए लड़ने के लिए बिल्कुल सही होगा क्योंकि तब हमारी दृष्टि में कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे भी यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि मैं अपने मारक नियम के साथ रात में दिन की तरह स्पष्ट देख सकता हूँ। हम भोर का इंतजार करते हुए समय गुजार रहे थे जबकि विशाल बैंगनी एपमैन बिना रुके हमारी ढाल पर हमला कर रहा था। चलो चलें, टीम लीडर ने कहा जैसे ही सूरज आसमान में दिखाई देने लगा। हम टीम लीडर के पीछे चले गए। वह बड़ा वायलेट एपमैन जो 1 घंटे से लगातार हमारी ढाल से टकरा रहा था, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आते ही रुक गया। जब हम निवास से बाहर निकले तो टीम लीडर ने कहा, आप उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें मारे नहीं। क्यों? सोफिया ने पूछा। पिछले 2 सप्ताहों में प्रशिक्षक ने हमें कभी भी किसी ग्रिम राक्षस को न मारने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वह तो निम्न स्तरीय शिकारगाह में जो भी ग्रिम जाति का राक्षस हमें मिलता था उसे मार देता था और केवल मध्य स्तर 1 में ही हत्या करता था। इसलिए जब उसने ग्रिम जाति के राक्षसों को न मारने के लिए कहा तो हम काफी भ्रमित हो गए, क्योंकि तब तो मैं भी तुम्हें उस बड़े बैंगनी बंदर से नहीं बचा पाऊंगा, टीम लीडर ने कहा। क्या होगा अगर उन्होंने हमें मारने की कोशिश की? सोफिया ने पूछा। चिंता मत करो, वे नहीं करेंगे और अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा।
टीम लीडर ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। हम जानते हैं कि उसने जो कहा वह कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। बिग वॉलेट ऐपमैन से एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद टीम लीडर ने अपने होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए और उस ढाल को निष्क्रिय कर दिया जो निवास को ढक रही थी। हा, मेरा इंतजार व्यर्थ नहीं गया, मुझे पता था कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे। वायलट ने जोरदार हंसी के साथ कहा। क्या हम ऐसा करें? टीम लीडर ने कहा और वह सहजता से हवा में चलने लगा, जिस पर बिग वॉलेट ऐपमैन ने सिर हिलाया और हमारे टीम लीडर की तरह सहजता से हवा में चलने लगा। शून्य बूट। उन दोनों के पास शून्य बूट हैं, केवल शून्य बूट वाले ही हवा में आराम से चल सकते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं पहन सकता क्योंकि शून्य बूट को शक्ति देने से पहले किसी को कर्नल चरण में होना चाहिए। लड़कों, बाकी को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, उनके साथ मजा करो। वायलट ऐपमैन ने अपने नीचे खड़े ऐपमैन के समूह से कहा। चिंता मत कीजिए नेताजी, हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। समूह के प्रमुख ऐपमैन ने कहा, जो बहुत बदसूरत लग रहा था और अपने समूह के साथ हमारी ओर चलने लगा। सभी बैंगनी बंदर बदसूरत और क्रूर दिखते थे, लेकिन बंदरों के समूह का ये नेता अपने दल के सदस्यों की तुलना में असाधारण रूप से बदसूरत था। यह इतना बदसूरत है कि इसके दल के अन्य सदस्य मुझे थोड़े प्यारे लगने लगे। ये बहुत बुरी बात है कि नेता ने कहा कि तुम्हें मत मारो, अन्यथा हम तुम्हें निश्चित रूप से नाश्ते में शामिल करते। वायलट ऐपमैन के नेता ने कहा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरा ध्यान उनकी युद्ध शक्ति को समझने पर अधिक था। वायलट ऐपमैन के बदसूरत लीडर में सबसे ज्यादा युद्ध शक्ति थी जो मैंने कभी महसूस की थी। उनके पीछे वायलट ऐपमैन भी हैं। उनमें से लीडर लेफ्टिनेंट स्टेज पर है, जबकि उसके पीछे अन्य वायलट ऐपमैन मास्टर स्टेज पर हैं। यदि कल मुझे उनका सामना करना पड़ता तो मुझे उनसे लड़ने का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन आज मैं उनसे लड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। दो टीमें करीब आ गईं, लेकिन हमने तुरंत लड़ाई शुरू नहीं की क्योंकि हमारा ध्यान अपने नेता के बीच होने वाली लड़ाई पर था जो शुरू होने वाली थी। जब वे पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच गए तो टीम लीडर ने आखिरकार अपना हथियार निकाल लिया और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह एक धनुष है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि टीम लीडर एक तीरंदाज होगा। अधिकांश लोग कम दूरी के हथियारों का उपयोग करते थे क्योंकि उन्हें चलाना सबसे आसान था और धनुष जैसे लंबी दूरी के हथियारों की तुलना में वे सबसे लचीले थे। चलो देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है, बिग वॉलेट ऐपमैन ने कहा जब उसने अपने टोटेम को बुलाया। इस वॉलेट ऐपमैन की टोटेम आत्मा नियमित ग्रिम जाति के राक्षसों द्वारा बुलाए गए टोटेम की तुलना में बहुत ही शारीरिक लग रही थी, जिनके साथ हमने लड़ाई की थी, जिनके टोटेम बहुत कमजोर थे। वायलट ऐपमैन की टोटेम आत्मा न केवल बहुत ही शारीरिक है, बल्कि यह बहुत लंबी भी है क्योंकि यह लगभग 8 मीटर लंबी है। टोटेम आत्मा वायलट ऐपमैन के नेता के पीछे दिखाई दी, इससे पहले कि वह वायलट ऐपमैन के साथ वापस विलीन हो जाती, क्योंकि इसने उसे वायलट की फिल्म के साथ कवर किया था। टकराना। जब तक ऐपमैन ने ऐसा किया तब तक टीम लीडर द्वारा छोड़ा गया तीर ऐपमैन के सामने आ चुका था, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसने तेजी से अपने बड़े वारहैमर को तीर पर गिरा दिया और उसे प्रभावी ढंग से कुचल दिया। और इसके तुरंत बाद वह हमारे टीम लीडर की ओर बहुत तेज गति से दौड़ने लगा, जिसका आकार देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अभी 1/4 दूरी ही तय की थी कि टीम लीडर ने उस पर बाणों की बौछार से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी तीव्र गति रुक गई और उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा लग सकता है कि कुछ सेकंड बीत गए थे, लेकिन केवल 1 सेकंड बीता था। ग्रिम राक्षस को अपने टोटेम आत्मा को बुलाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें लगभग उतना ही समय लगा जितना हमें अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाने में लगा। ये सब कुछ पल भर में हुआ। मुझे उम्मीद थी कि जब युद्ध शुरू होगा और दोनों पक्ष अपनी शक्ति दिखाना शुरू करेंगे तो मैं उनकी युद्ध शक्ति और मंच को समझ सकूंगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सका। एकमात्र बात जो मैं जानता हूं वह ये है कि टीम लीडर कर्नल स्तर या उससे ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि केवल तभी वह अपने पहने हुए शून्य जूते का उपयोग करने में सक्षम होगा। लड़ाई उसी तरह चलती रही। बैंगनी बंदर ने टीम लीडर के साथ दूरी कम करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा तीरों की बौछार से उसे पीछे धकेल दिया गया। इसने कई लंबी दूरी के हमले किए थे, लेकिन टीम लीडर के तीरों से ये सभी हमले विफल हो गए। वे आ रहे हैं, मैंने अचानक चिल्लाया। जबकि मैं लड़ाई देख रहा था, मैंने अपनी इंद्रियों को भी वानर समूह पर बंद कर रखा था। जैसे ही मुझे वानर के छोटे नेता की हत्या की मंशा में वृद्धि का आभास हुआ, मैंने बिना इंतजार किए चिल्लाया।
अन्य लोग भी सतर्क थे, लेकिन वे मेरी तरह नहीं थे जिनके पास मारने का नियम है, इसलिए जैसे ही मैंने चिल्लाया वे सभी तैयार हो गए और यह अच्छी बात थी कि मैंने चिल्लाया क्योंकि इन वायलेट एपमैन की गति वास्तव में बहुत अच्छी है क्योंकि वे हमारे सामने दूसरे ही सेकंड में प्रकट हुए। सभी ने पहले से ही अपनी शक्ति और क्षमताओं को रोक रखा था और जब उन्होंने मेरी चीख सुनी तो वे विस्फोटक शक्ति के साथ फट पड़े। FRAWebnoel.com। इस समूह में 7 बैंगनी वानरों हैं। एम्मा ने बदसूरत नेता से लड़ने का फैसला किया था क्योंकि वह सबसे मजबूत है, जबकि अन्य ने भी एक एक करके अपने प्रतिद्वंद्वी को चुना। जुड़वा बच्चों को छोड़कर जो 3 वानरों से लड़ रहे हैं, बाकी सभी अकेले वानरों से लड़ रहे हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी के वॉहेमर को तेज गति से अपनी ओर आते देख मैं भी पीछे नहीं हटा। मेरी तलवार वॉहेमर की ओर सीधी टक्कर के लिए बढ़ी। जैसे ही मेरी तलवार आगे बढ़ी, मेरे हाथ से निकली एक चमकदार चांदी की आग ने तेजी से पूरी लाल तलवार को ढक लिया और बहुत तेज गति से उसके चारों ओर घूमने लगी। मेरी क्षमताओं की शक्ति 8 गुना बढ़ गई थी। अकेले ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन जब इसे मेरी 2 नियम शक्तियों के साथ मिला दिया गया तो यह विस्फोटक शक्ति के साथ फट गई, जिसने मुझे वायलेट एपमैन के विशालकाय वारहैमर के खिलाफ अपनी तलवार से भिड़ने का आत्मविश्वास दिया। प्रत्येक अपमैन जनजाति अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए जानी जाती है और ये वायलेट अपमैन जनजाति रेगुलर ग्रिम जाति जनजाति में अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए जानी जाती है। तो यह देखकर कि मैं अपनी तलवार को सीधे उसके वारहैमर से टकरा रहा हूं, उसके कुरूप चेहरे पर एक विभत्स मुस्कान उभर आई, मानो वह हड्डियां टूटने और फटने के दृश्यों की कल्पना कर रहा हो। टकराना। मेरी तलवार और उसका वारहैमर आपस में टकराए और अगले ही क्षण मेरे शरीर के अंदर अपार ऊर्जा प्रवाहित हुई और यह ऊर्जा सामान्य नहीं है, ये बहुत मोटी है क्योंकि यह किसी चीज से संकुचित है। वॉहेमर। ये वॉहेमर एक विशेष हथियार है। जब से मैंने ग्रिम युद्ध क्षेत्र में लड़ना शुरू किया है, तब से मैं केवल 2 बार ही विशेष हथियारों से रूबरू हुआ हूं। पहला विशेष हथियार जो मुझे मिला था, उसमें फाड़ने वाली शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता थी, दूसरे में इस शक्ति को शरीर में प्रवेश करने के बाद विस्फोट करने की क्षमता थी। ये वास्तव में मुश्किल था और इससे मैं काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। और तीसरा यह है, ये बल अत्यधिक मोटा होता है जो एक बार शरीर में प्रवेश करने पर शरीर पर ऐसा प्रहार करता है कि ऐसा महसूस होता है कि कोई हथौड़े से शरीर पर प्रहार कर रहा है। ये बल वास्तव में असुविधाजनक और खतरनाक होता है। जैसे ही यह शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई, मैंने इसे अपने मारक नियम की मदद से पिंजरे में बंद कर लिया और अपने सूर्य अग्नि नियम का उपयोग करके इसे जला दिया, जिसे अब मैं पहले से कहीं बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम हूं। आप घायल कैसे नहीं हुए? ग्रिम जाति के राक्षस ने हैरानी भरे भाव से पूछा, ये देखकर कि मैंने उसके हमले को अपनी तलवार से सीधे झेला था। न केवल मैंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था, बल्कि मैं घायल भी नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से कहें तो मैं घायल तो हुआ था, लेकिन केवल मामूली रूप से, और वह चोट अब ठीक हो रही है क्योंकि मैंने भारी आघात सहने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा करने में सक्षम नहीं है। ये सब मेरी तलवार के चारों ओर घूमती आग के कारण है। यह एक चाल है जो मैंने उन अस्पष्ट छवियों को देखकर सोचा था जब मैं खून की बूंद को घूर रहा था। उनमें मैंने देखा कि कैसे मेरे राक्षस मुंह से निकली उच्च गति वाली घूमती आग ने पहाड़ी के बड़े हिस्से को काट दिया, जैसे कि पहाड़ी मक्खन से बनी हो, न कि ठोस चट्टान से। यद्यपि मेरी तलवार के चारों ओर आग की घूमने की गति बहुत अधिक नहीं है, फिर भी यह वायलेट एपमैन के हमले से आसानी से बचाव करने में सक्षम है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे हमले से कैसे बच गए, लेकिन इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। ग्रिम प्रजाति का राक्षस चिल्लाया जब उसने अपना वारहैमर मुझ पर घुमाया और उसकी गति और शक्ति पहले से अधिक थी। खटखट, धड़ धड़, भाड़ में जाओ। मैंने गाली दी और खून को अपने गले में वापस निगल लिया क्योंकि मैं 2 कदम पीछे हट गया। इस वायलेट एपमैन का वार वास्तव में भयानक था। अगर यह मेरे शरीर पर पड़ता तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। तुम बच गए हो, वायलेट एपमैन ने चौंकते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि उसके हमले से उसका प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम वह वापस उड़ जाएगा और पीछे के निवास से टकरा जाएगा, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने बस 1 कदम पीछे हट लिया जबकि उसके होठों से खून की एक बूंद टपक रही थी। ये देखकर वह क्रोधित हो गया और उसने अगले हमले में अपनी सारी शक्ति लगाने का निर्णय लिया और कहा कि यदि उसका प्रतिद्वंद्वी बच गया तो उसके पास अपने आत्मा टोटेम को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। झू। हवा में वारहैमर का एक और वार आते देख मैंने पुनः अपनी तलवार को उसके हथौड़े की ओर घुमाया, साथ ही अपनी तलवार को ढक रही आग की घूर्णन गति को बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि केवल इसी तरह से मैं उस भयंकर वार से बच सकता था। खटखट, धप।
हमारे हथियार आपस में टकराए और इस बार उसका हमला पिछले हमले से अधिक शक्तिशाली था और मुझे कई कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस बार मुझे कोई चोट नहीं आई क्योंकि मैं उसके भयानक बल को मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले ही कुचलने में सक्षम था। आप बहुत अच्छे हैं। देखते हैं कि मेरे द्वारा अपने आत्मा टोटेम को बुलाने के बाद भी आप काफी अच्छे हैं या नहीं। बैंगनी एपमैन ने अपने आत्मा टोटेम को बुलाते हुए कहा। जैसे ही मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि वह स्पिरिट टोटेम को बुला रहा है, मैंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जब तक मैं उसके करीब पहुंचा, स्पिरिट टोटेम पहले ही उसके साथ जुड़ चुका था और उसने मेरी तलवार की ओर अपना वारहैमर छोड़ दिया था। धमाक पुह! जैसे ही उसके वारहैमर और मेरी तलवार में टकराव हुआ, मुझे लगा कि मेरे शरीर में एक असाधारण शक्ति प्रवेश कर रही है, जिसने उस सारी शक्ति का उपयोग किया जो मैंने ऐसा करते समय रोक कर रखी थी। मैंने प्रहार के बल का लाभ उठाया और पीछे कूद गया ताकि मैं प्रवेश कर रही शक्ति से निपट सकूं। मुझे पीछे कूदते देख बैंगनी वानर भी अपनी जगह पर नहीं रुका और अपने आकार के अनुरूप तीव्र गति से मेरे पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लगता है कि मुझे अब खुद को रोकना बंद करना होगा, नहीं तो ये ग्रिम जाति का राक्षस मुझे अपने विशालकाय हथौड़े के नीचे पीसकर पेस्ट बना देगा। उस विचार के साथ मैंने अपनी सारी नियम शक्ति और क्षमताओं को सक्रिय कर दिया जिन्हें मैं रोक कर रखे हुए था। धप! जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, वह मेरे सामने प्रकट हुआ और मुझ पर अपना हथौड़ा चलाया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह तैयार था और मैंने अपनी तलवार से जवाब दिया। टकराना! हमारे हथियार आपस में टकराए और पिछली बार के विपरीत इस बार मैं बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि जो अपार शक्ति मुझ पर आक्रमण करने आई थी वह मेरी तलवार को छूते ही लुप्त हो गई। आप! बैंगनी बंदर की आंखें चौड़ी हो गईं ये देखकर कि उसके हमले का मुझ पर एक पल के लिए भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उसका आश्चर्य क्रोध में बदल गया और उसने मुझ पर एक और हमला किया, लेकिन इस बार उसका हमला अलग था क्योंकि उसके हथौड़े पर कुछ अजीब खंडहर भी दिखाई दिए थे। ये देखकर मैं घबरा गया, लेकिन पीछे नहीं हटा और मेरी तलवार सीधे उसके हथौड़े की ओर निडरता से चली गई और मेरी तलवार पर आग की परत चढ़ गई, जो दोगुनी बड़ी हो गई। freewebandsigmawell.com। मैं छलांग लगाकर आगे बढ़ चुका था और अगर यह सामान्य कर्नल चरण होता तो मध्य स्तर का अभिजात वर्ग शिकार का मैदान होता, यह एकल में ही मर गया होता। नरक! यहाँ तक कि उन टेट्राड सेंटीपीड जो अपनी कठिन रक्षा और मारने में बहुत आसान के लिए प्रसिद्ध हैं, वे भी मर गए थे, लेकिन एकल तलवार या मेरा। लेकिन ये वायलेट एपमैन वास्तव में शक्तिशाली है और जो एम्मा से लड़ रहा है वह सबसे शक्तिशाली है, 1 स्टार एलिट के बराबर है। क्लैंक! उसका वारहैमर पुनः मेरी तलवार से टकराया और उसमें बहुत अधिक बल आ गया। यह अच्छी बात है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, अन्यथा मैं वास्तव में बहुत कुछ कर चुका होता। ये देखकर कि मैंने फिर से उसके हमले का बचाव किया है, उसका क्रोध बढ़ गया और उसकी हत्या करने की मंशा भी बढ़ गई और उसने तेजी से अपना हथौड़ा वापस ले लिया और फिर से हमला कर दिया। क्लैंक 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 क्लैंक! आक्रमण की बौछार शुरू हो गई। हमारी लड़ाई शुरू हुए मुश्किल से 1 मिनट ही हुआ था और हमने 6 शक्तिशाली चालों का आदान प्रदान किया था, लेकिन अब एक के बाद एक तीव्र चालों के साथ मुझे लगा कि असली लड़ाई शुरू हो गई है। हमारे हथियार टकराने लगते हैं और प्रत्येक चाल दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। न केवल उसकी चालें अधिक शक्तिशाली होती जा रही हैं बल्कि मेरी भी, और इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। ये सही है जब वे कहते हैं कि यदि आप जो सीखा है उसका उपयोग करना चाहते हैं तो संघर्ष करें। मैंने पहले के बदलाव में बहुत सी चीजें सीखी थीं, लेकिन मुझे उन्हें समेकित करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब लड़ाई तेज हो गई है, तो मैंने इस अवसर से जो कुछ सीखा था उसका उपयोग करना और उसे समेकित करना शुरू कर दिया है। शक्ति के अचानक बढ़ने से मैं जिस शक्ति असंतुलन का सामना कर रहा था वह भी कम होने लगा। एक चीज है जो मुझे बहुत मदद कर रही है, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आत्मा की शक्ति को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाने के अलावा बहुत मददगार होगी। मेरी आत्मा शक्ति काफी उन्नत हो गई थी और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इसके कारण मेरी विचार प्रक्रिया बढ़ गई है, जो न केवल मुझे अपनी नियम शक्ति को कुशलता से संचालित करने में मदद कर रही है, बल्कि यह मुझे युद्ध में कुशलता से आगे बढ़ने में भी मदद कर रही है। हालांकि मुझे पता था कि आत्मिक शक्ति विचार प्रक्रिया को बढ़ाती है, लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि मेरे पास कभी इतनी आत्मिक शक्ति नहीं थी कि मैं अंतर जान पाता। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मैं अब से अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओह बकवास! मैंने सोचा कि जब मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी की हत्या करने की मंशा को अचानक से बढ़ता हुआ महसूस किया, तो युद्ध में जब भी प्रतिद्वंद्वी की भावनाओं में भारी परिवर्तन होता है,
तो इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी कुछ करने जा रहा है और अधिकांश समय ये दूसरे पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है और मैं सही था। गुप्त विधि। मैंने अपने मन में सोचा कि प्रतिद्वंद्वी की ओर से बहुत ही भयावह उतार चढ़ाव आया है, जिसने मुझे बुरी तरह डरा दिया। मैंने अनुमान लगाया कि इसमें गुप्त विधि है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह लड़ाई में इतनी जल्दी इसका उपयोग करेगा। मैंने पहले से ही ऑकल्ट विधि से बचाव के लिए एक विशेष चाल के बारे में सोचा था, लेकिन मैं इस चाल का उपयोग अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें समय लगता है और मुझे इस आने वाले हमले से निपटने के लिए जल्दी से कोई रास्ता सोचना होगा। इस हमले से बचने के बाद ही मेरे पास विशेष चाल का उपयोग करने का समय होगा। मेरे प्रतिद्वंद्वी के शरीर से हिंसक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ क्योंकि हथौड़ा मेरी ओर तेजी से आ रहा था तथा उसमें संध्या जैसी ऊर्जा थी, जिससे मुझे सचमुच बहुत डरावना एहसास हुआ। ये देखकर कि हथौड़ा बहुत तेज गति से मेरी ओर आ रहा है और मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं है, ये देखकर कि वायलेट एपमैन की गति असामान्य है जो मुझसे भी तेज है, मेरा दिमाग संकट मोड में चला गया। भगवान का शुक्र है कि मेरे पास मारने का नियम है जो ऐसी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए एकदम सही है। हथौड़े को गौर से देखते हुए मैंने वॉहैमर से निपटने के तरीकों की खोज शुरू कर दी, जबकि मेरी तलवार उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए चली गई।